अब देखो बच्चों नेक्स्ट आते हैं और ये है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो अपने ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होता है। इसका रीजन क्या है हम लास्ट में बताएंगे। ऐसा ही लिथियम अपने ग्रुप में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है और यही क्या है इसका एनोमैलस बिहेवियर। लिथियम शोज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। समझ गए बच्चों कि लिथियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है, इसी को बोला गया है एबनॉर्मल या असामान्य व्यवहार। देखो कैसे, पहला है कि हार्डर देन, मतलब जो लिथियम है, पहला पॉइंट है कि लिथियम हार्डर देन अदर एल्कली मेटल्स। सब एल्कली मेटल्स में सबसे हार्ड, केवल इसे ही चाकू से नहीं काटा जा सकता, बाकी मेटल्स को चाकू से काट सकते हैं। एक डज नॉट अफेक्टेड बाय एयर मॉइस्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। यही एक ऐसा मेटल है एल्कली मेटल जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर में एयर में रखते हैं मॉइस्चर में तो इजीली अफेक्टेड नहीं होता, टर्निश नहीं होता। बाकी मेटल्स को आप एयर में रखोगे कुछ ही समय में वो क्या हो जाते हैं, टर्निश हो जाते हैं। समझ गए बच्चों कि सामान्य ताप पर वायु जल आदि से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है कि वर्ण विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड ओके एंड नाइट्राइड बट अदर मेटल्स नॉट फॉर्म नाइट्राइड। लिथियम को अगर हम एयर में जलाएं तो ऑक्साइड बनेगा और नाइट्राइड बनेगा। यही इस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने ग्रुप में जो कि केवल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके और ये क्या बना देता है, लिथियम नाइट्राइड। बाकी मेंबर नाइट्राइड नहीं बनाते, ऑक्साइड्स तो बनाते ही हैं सब बट नाइट्राइड नहीं बनता। ओके नेक्स्ट है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और इसको हीटेड किया जाए तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ओके वट अदर जो मेंबर्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, चाहे वो NaOH, KOH हो, RDOH हो, सबके सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं और कितना भी हीट कर लें वो डिकम्पोज्ड नहीं होते क्योंकि ये आयोनिक नेचर के हैं जबकि ये कोवेलेंट नेचर का है। नेक्स्ट है कि लिथियम कार्बन बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3 आपने देखा था एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन ओनली बट अदर कार्बोनेट्स आपने देखे कि बाइकार्बोनेट्स वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो ये है एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन बट अदर आर इन द सॉलिड स्टेट, मतलब केवल यही सॉल्यूशन में है, बाकी अदर एलिमेंट्स के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि लिथियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 बन जाती है, ये डिकम्पोज्ड हो जाता है। बट अदर मेंबर्स की बात करें तो उनके कार्बोनेट्स जो हैं कितने भी रेड हीटेड तक कर दिया जाए तो भी डिकम्पोज्ड नहीं होते। तो यहां तक पहले नोट करें। अब देखो बच्चों लिथियम की कुछ और भी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड नॉट रिएक्ट्स विद एथाइन बट अदर हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, लिथियम नॉट रिएक्ट विद एथाइन बट ठीक है अदर M रिएक्ट्स विद एथाइन। समझ गए बच्चों कि लिथियम जो होता है ये किससे रिएक्ट नहीं करता, एथाइन से, नो रिएक्शन। बट अगर अदर मेटल्स की बात करें जैसे कि Na है या इनके अमाइड की बात करें, बल्कि हम यहाँ पर चाहे ये ले लें चाहे LiNH2 ले लें, ये रिएक्शन नहीं करता। बट Na हो चाहे NaNH2 हो, आप देखते हैं क्या बना देते हैं, ये एसिटिलाइड सॉल्ट्स बना देते हैं। मतलब ये वीक बेसिक नेचर का मेटल है या इसके जो हैलाइड्स होंगे जो भी हैं वो वीक बेसिक नेचर के हैं। नेक्स्ट है कि लिथियम सल्फेट नॉट फॉर्म एलम। ये तो अभी हमने देखा था कि लिथियम सल्फेट एलम नहीं बनाता, अदर मेंबर्स के जो सल्फेट्स हैं वो एलम बनाते हैं। नेक्स्ट है कि लिथियम नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस, ब्राउन कलर की गैस बनती है O2 भी, लेकिन इनके डिकम्पोजिशन से MnO2 ठीक है मेटल नाइट्राइट बना और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मतलब यहाँ कलर्ड गैस यहाँ कलरलेस गैस। लिथियम क्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सीडेट, लिथियम कार्बोनेट ये वाटर में इनसॉल्युबल है या स्पैरेंगली सॉल्युबल है बट अदर मेंबर्स के लिए सॉल्ट क्या है बच्चों, सॉल्युबल है। समझ गए ना कि जल में ये अम्लीय है किंतु अन्य लवण में ये अन्य के तत्वों की ये लवण जल में घुलनशील है।
लिथियम हैलाइड आपने देखा कोवैलेंट नेचर का होता है, और जितना बड़ा हैलाइड उतना ही ज्यादा कोवैलेंट नेचर, और ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। समझ गए बच्चों कि लिथियम हैलाइड सहसंयोजी होते हैं तथा कार्बनिक लाइकों में घुलनशील हैं। बाकी जो अदर मेंबर्स के जो हैलाइड्स हैं, आप देखोगे कि जो अदर मेंबर्स के जो हैलाइड्स हैं वो आयनिक नेचर के हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। लिथियम क्लोराइड pyridine में घुल जाता है, एसीटोन में घुलता है, अल्कोहल में डिसॉल्व होता है, बट NaCl इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसके अलावा लिथियम क्लोराइड हाईली डाइल्यूसेंट है, मींस हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्बर, और इस तरह से एक हाइड्रेटेड कंपाउंड बना देता है, बट अदर क्लोराइड इस तरह का डाइल्यूसेंट नेचर शो नहीं करते। इसके अलावा लिथियम की अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो लिथियम का इस तरह का कंपाउंड बनेगा, जबकि मेटल के साथ अन्य के साथ ऐसा बनता है। लिथियम ऑक्साइड, लिथियम केवल ये वाला ऑक्साइड बनाता है, अदर मेंबर्स के ये भी ऑक्साइड्स बनते हैं, हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आता है कि ऐसा क्यों करता है, तो देखो बच्चों सबसे मेन रीजन है कि लिथियम कैटाइन जो है, लाइक प्लस कैटाइन बहुत स्मॉल साइज का है, हाई पोलराइजिंग पावर है, ऐसे में इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कोवैलेंट नेचर के। समझ गए ना, मेन यही रीजन है कि स्मॉल साइज ऑफ लिथियम हैविंग हाई पोलराइजेशन पावर व्हिच डेवलप्स कोवैलेंट नेचर इन कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों, यही रीजन है कि कोवैलेंट नेचर के कारण जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है मतलब बेसिक नेचर कम हो जाता है, लिथियम कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, नाइट्रेट हो, बहुत इजीली डिकम्पोज होते हैं वो, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व इसलिए क्योंकि कोवैलेंट नेचर है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ही इसकी सबसे मेन है लिथियम प्लस आयन का हाई पोलराइजिंग पावर। इसके अलावा अगर ये और आगे कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता तो डी ऑर्बिटल की एब्सेंस के कारण ऐसा है। तो यहां तक ये था लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर। तो लिथियम के एबनॉर्मल बिहेवियर में जो जो पॉइंट्स बताए हैं इन्हें ध्यान रखें, इनके ऑब्जेक्ट आते हैं कि इनमें से लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, या इनमें से लिथियम कौन सी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से डिफरेंट शो कर रहा है, तो ये इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध किसका है, लिथियम और मैग्नीशियम का। कि लिथियम और मैग्नीशियम कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज शो करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनका क्या, डायगोनल रिलेशन। समझ गए बच्चों कि लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में जो संबंध है, संबंध नहीं बल्कि क्या कहें हम, समानता। इसी समानता को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, विकर्ण संबंध। देखो कौन कौन से हैं, जैसे एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, तो लिथियम की 152 पिकोमीटर तो मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो लिथियम की है 1 तो मैग्नीशियम की है 1.2 ऋण विद्युता। एटॉमिक वॉल्यूम भी देखो 12.92 तो 13.97 सेंटीमीटर क्यूब एक। दूसरा आता है लिथियम एंड मैग्नीशियम गिव स्लोली रिएक्शन विद वाटर। दोनों जो मेटल्स हैं इनकी वाटर से बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होती, धीरे धीरे स्लो रिएक्शन होती है, लगभग नहीं भी होती कई बार, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, तो मैग्नीशियम में भी मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। दोनों नाइट्राइड, चाहे लिथियम नाइट्राइड हो चाहे मैग्नीशियम नाइट्राइड, अगर इनकी वाटर से रिएक्शन कर दें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो नाइट्राइड चाहे किसी का भी हो, कैल्शियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, इनके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बच्चों, अमोनिया। तो दोनों अमोनिया बनाते हैं। दोनों की कार्बन से रिएक्शन करा दी जाए तो लिथियम कार्बाइड बनता है, यह है लिथियम एसिटिलाइड। तो मैग्नीशियम की कार्बन से रिएक्शन है तो मैग्नीशियम एसिटिलाइड। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 प्लस Mg हाइड्रोक्साइड वोल्टेज प्लस C2H2 एसिटाइलिन बनाते हैं। तो दोनों के हाइड्रोलिसिस से कार्बाइड से क्या बन रही है, एसिटाइलिन। लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक बेस हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज कर दें, मींस हीटेड करें तो लिथियम ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, तो ऐसा ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी डिकम्पोजिशन होता है। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डाइल्यूसेंट है,
आर्द्रताग्राही है, हाइग्रोस्कोपिक है। लिथियम का कंपाउंड बनता है LiCl(2H2), तो मैग्नीशियम का भी बनता है 6H2। इस तरह से दोनों को अगर वाटर में, वेपर में, मॉइस्चर में रख दें तो दोनों मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इस तरह से हाइड्राइड बनाते हैं। लिथियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, अभी आपने देखा लिथियम सल्फेट कोई एलम नहीं बनाता, तो मैग्नीशियम सल्फेट में भी एलम नहीं बनता। लिथियम कार्बोनेट और लिथियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों केवल सॉल्यूशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही जो बाइकार्बोनेट्स हैं किसके, एल्केलाइन अर्थ मेटल, वो सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। LiX और MgX सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल है। लिथियम एल्काइल लिथियम, एल्किल लिथियम और RMgX ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, दोनों में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं और ये दोनों सॉल्युबल इन ईथर। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं। इसके अलावा और भी देखो बच्चों, लिथियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें तो लिथियम ऑक्साइड और CO2, तो ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। लिथियम नाइट्रेट जो होता है, लिथियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से NO2 गैस बनती है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से भी NO2 गैस बन रही है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं जो कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों में आती हैं। अब आता है कि ये रिलेशन क्यों मिलता है। तो ध्यान रखें कि एक ऑब्जेक्ट होता है कि डायगोनल रिलेशन किस कारण से मिलता है, क्या रीजन होता है। ध्यान रखें कि डायगोनल रिलेशन इज ड्यू टू चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ आयन। मतलब यहां पर हम देखें कि लिथियम एंड मैग्नीशियम जो डायगोनल, ठीक है, डायगोनल रिलेशन है, रिलेशन इज ड्यू टू, ठीक है, चार्ज सेम चार्ज in per unit area of ion, इसी को बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल phi। then both ions means lithium ions and magnesium 2 plus ions having similar polarization। समझ गए बच्चों कि दोनों आयनों में सीधा सा है कि दोनों आयनों का विकर्ण संबंध इन आयनों के प्रति, इसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल में समान आवेश, बीज इसको बोलते हैं आयनिक विभव। आयनिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक अलग चीज है, आयनिक पोटेंशियल अलग है, ठीक है। इससे दोनों की, समझ गए ना, दोनों की ध्रुवण क्षमता क्या हो जाती है, ध्रुवण क्षमता समान होती है। समझ गए बच्चों कि दोनों आयनों में प्रति यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सिमिलर है, चार्ज डेंसिटी सिमिलर है, जिसके कारण ही दोनों में क्या आ जाता है, एक सा पोलराइजेशन पावर होता है। तो चार्ज अपॉन में होता है यहाँ पर क्या, रेडियस, आयनिक रेडियस। क्या है बच्चों, ये आयनिक रेडियस का स्क्वायर। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये है, और जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन, ठीक है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी phi। कोवेलेंट नेचर हम जानते हैं, कोवेलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी phi। तो दोनों में कोवेलेंट नेचर एक से है, कंपाउंड्स में दोनों की पोलराइजेशन पावर एक सी है, और यही रीजन है कि इनमें क्या मिलता है, डायगोनल रिलेशन। तो ऑब्जेक्ट होता है कि डायगोनल रिलेशन का रीजन क्या है, तो वो है सिमिलर phi होना, आयोनिक पोटेंशियल में सिमिलरिटी होना, या पर यूनिट एरिया में चार्ज सेम होना, या उनमें पोलराइजिंग पावर सेम हो जाना। यही रीजन है कि दोनों में क्या मिलता है, डायगोनल रिलेशन। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ Na+ एंड K+, Na+ तथा K+ का जैविक महत्व। ओके, तो देखो बच्चों,
एक 70 किलोग्राम वेट वाले एक टिपिकल मैन, एक आदमी के शरीर में 90 ग्राम तक क्या होता है Na+ और 170 ग्राम तक क्या होता है पोटासियम। पहला तो ये ध्यान रखना है कि 70 किलोग्राम के एक पर्सन में लगभग 90 ग्राम तक Na+ और 170 ग्राम तक K+ हो सकता है। अब आता है कि ये होते कहाँ हैं, तो ध्यान से देखें कि Na+ आयंस आर फाउंड outside the cell, blood plasma and interstitial fluid which surround the cell। समझ गए ना कि जो सोडियम आयंस हैं वो सेल, जैसे ये सेल्स हैं हमारे, ये टिश्यू है, ये क्या है बच्चों, एक टिश्यू है, समझ लो। ओके, तो टिश्यू में ये सेल्स हैं, तो ये सेल्स हो गई, ये क्या है हमारे यहाँ पर सेल्स, और यहाँ पर ये है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ गए ना, तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मतलब सेल के बाहर यहाँ पर तो क्या होते हैं बच्चों, Na+ आयन, कि ये है जैसे हम ईंटों को जोड़ते हैं, तो ईंटों को जोड़ने के लिए गारा, सीमेंट और रेत का मिक्सचर जो यूज होता है, तो सीमेंट और जो रेत है, बजरी है, उसका जो मिक्सचर है वो तो हो गया क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसमें क्या रहेंगे Na+, और जो ईंट हो गई, ईंट मतलब हो गई सेल, सेल के अंदर क्या होते हैं पोटासियम आयंस। यही लिखा है मैंने कि Na ions are found in the outside of cell, blood plasma and interstitial fluid which surround the cell, and K+ ions most abundant cations of the cell fluid within the cell। और जो K+ आयन है उस सेल के अंदर जो भरा हुआ है, इंटरनल फ्लूइड भरा हुआ है, एक तो उसके मोस्ट अबंडेंट कैटाइंस है, सबसे ज्यादा कैटाइंस पोटासियम होते हैं, और ये इंटरनल पार्ट में होते हैं। तो ईंट के अंदर हो गया K+ और गारा में क्या हो गया Na+। इस तरह से ये आयंस का अरेंजमेंट होता है। ओके, अब मैं यहां बता दूं कि फंक्शन क्या है Na का। तो Na का फंक्शन पहला है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। अभी हम सोडियम पोटेशियम पंप देखेंगे तो ये देखेंगे कि नर्व सिग्नल्स जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में और उनका ट्रांसमिशन तुरंत पूरी बॉडी में हो जाता है, तो वो किस तरह से होता है, तो एक तो इसमें यूज होते हैं। दूसरा है रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमारी सेल मेम्ब्रेन या सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर बाहर जो पानी का फ्लो है उसको रेगुलेट करना, समझ गए। कोशिका झिल्ली के आर पार जल के प्रवाह को नियंत्रित रखना कि कितना वाटर सेल के अंदर जाना जरूरी है, कितना बाहर, क्योंकि अगर सेल में बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा तो वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी। ओके, तो इसको रेगुलेट करता है Na+। इसके अलावा रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड इनटू सेल। सेल्स के अंदर कितना अमीनो एसिड्स जाना है, कितना शुगर अंदर जाना है, इसको भी कौन रेगुलेट करता है बच्चों, इसको Na+। तो समझ गए, कोशिका झिल्ली के आर पार जल के प्रवाह को नियंत्रित करना, रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर अमीनो एसिड्स इनटू सेल्स, कोशिका में अमीनो अम्ल शर्करा के परिवहन को नियंत्रित करना। पहले यहां तक लिखना। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ K+। अभी मैंने Na+ के बताए, पहले हम K+ के। इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, जैसे कि सोडियम आयंस पार्टिसिपेट करता है, जस्ट ऐसा ही पोटेशियम आयन भी नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा है एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। पार्टिसिपेट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, जब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ATP बनता है तब उस समय भी ये हेल्प करता है। तो ये है K+ के फंक्शन। अब हम आ जाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। पहले तो ये बता दूं कि जो सेल्स या बॉडी में जो नर्व सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सोडियम, जो सेल के अंदर मतलब पोटासियम और सेल के बाहर जो सोडियम, इन आयनों का रेशियो क्या है, ग्रेडियंट मींस रेशियो, इस पर डिपेंड करता है। समझ गए ना। और ये रेशियो कौन रेगुलेट करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। जब कोई भी सेल अपनी रेस्ट स्टेट में होती है, जब किसी प्रकार का कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं मिलता, तब ये रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। सेल के अंदर और बाहर जो सोडियम पोटेशियम आयंस हैं, इनका जो रेशियो है, ग्रेडियंट है, वो फिक्स रहता है। जैसे ही कोई
ऑब्जेक्ट या किसी प्रकार का कोई मतलब सरफेस पर कोई विक्षोभ आता है, कहीं की किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर आती है सेल्स पर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन या ग्रेडियंट चेंज हो जाता है। और चेंज होते ही एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है जो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है बच्चों, ट्रांसफर हो जाता है। और इसी से हमें बॉडी में क्या मिलते हैं, सिग्नल्स। तो मैंने यही लिखा है सोडियम पोटेशियम पंप में कि Na एंड K पंप की ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स जो है डिपेंड अपॉन N एंड K आयंस ग्रेडियंट दैट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द सेल। कि सेल के अंदर बाहर जो Na प्लस और K प्लस आयन का ग्रेडियंट का मतलब एक प्रकार का रेशियो, समझ गए ना, जो एस्टेब्लिश होता है उस पर डिपेंड होता है। और ये जो कंसंट्रेशन है या ग्रेडियंट है, ठीक है, रेगुलेटेड बाय Na पंप। ये जो कंसंट्रेशन होगा, ये जो रेशियो होगा Na प्लस और K प्लस का, ये कितना रहना चाहिए सेल में और कब नहीं रहना चाहिए, ये कौन रेगुलेट करता है बच्चों, Na पंप। इसको पंप इसलिए बोला गया है कि क्योंकि ये जब वर्क करता है तो आयन अंदर बाहर होना शुरू कर देता है। When Na plus and K plus ion gradient change across the membrane, then electrical potential developed in nerve cell which is transmitted in whole body। और जब ये ग्रेडियंट चेंज होता है हमारी सेल के चारों तरफ, तब हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है, और वो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर। और ये बिल्कुल बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए हमें कोई टच करता है, हमारी बॉडी में कोई भी टचिंग हुई और हमें तुरंत पता चल जाता है, ये सिग्नल कहाँ भेज दिया जाता है, माइंड में। क्यों? क्योंकि उसी समय सेल का जो ग्रेडियंट है Na और K का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल से समझें कि ब्लड प्लाज्मा Na प्लस आयन होते हैं 145 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, और इन ब्लड सेल और सेल के अंदर जो होते हैं 5 मिलीमोल पर लीटर होते हैं K प्लस। एंड फिक्स्ड आयन ग्रेडियंट मेंटेन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड रेस्ट स्टेट। जब तक कोई किसी प्रकार की टचिंग नहीं होती बॉडी में, ये ग्रेडियंट बना रहता है सेल के अंदर बाहर। अभी मैं डायग्राम से समझाता हूँ। जब ये किसी प्रकार का चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर हो जाए, जब किसी प्रकार का कोई हमारी बॉडी में टच आता है, तो ऐसे में ये चेंज होकर 10 मिलीमोल सोडियम आयन हो जाते हैं प्लाज्मा में, और 105 मिलीमोल K प्लस ये चेंज हो जाती है कंसंट्रेशन। और ऐसे में क्या बन जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये सिग्नल जो है, यही हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम को जो है नर्व सिग्नल को बॉडी में ट्रांसमिटेड करता है। तो समझ गए बच्चों कि नर्व सिग्नल का जो संचारण है Na प्लस और K प्लस की प्रवणता अनुपात पर निर्भर करता है, जो कोशिका में स्थापित रहता है, हमारी सेल में स्थापित है, और Na पंप द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। समझ गए कि हमारी बॉडी में सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम आयनों का अनुपात फिक्स बना हुआ है, और इसको रेगुलेट करने वाला जो एक सिस्टम होता है उसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। जब यह अनुपात बदलता है तो इसके बदलने से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन जाता है, विभव बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यही पोटेंशियल जो है संपूर्ण शरीर में संचारित हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं नर्व सिग्नल। कोशिका की सामान्य अवस्था ब्लड प्लाज्मा में ये है, और Na प्लस और कोशिका के अंदर इतना है। जब ये अनुपात इस तरह से बिगड़ जाए कि इतना हो जाए, इस रेशियो में 10 और 105 मिलीमोल पोटेशियम हो जाए, तो नर्व सिग्नल उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही कहलाता है एक प्रकार का सोडियम पोटेशियम पंप। वैसे भी इस पंप की डिटेल आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स रखने हैं। एक तो बॉडी में कितना सोडियम पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन है, एक दूसरा होता है कौन सा आयन कहाँ मिलता है। तो आपने देखा सोडियम आयन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है, प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में होता है, कोशिका के बाहर होता है, कोशिका के अंदर पोटेशियम आयन होता है। दोनों के मैंने फंक्शंस बता दिए। सोडियम पोटेशियम पंप में ये ध्यान रखना है कि जब ये पंप वर्क करता है तो ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल और यहाँ नर्व सिग्नल बनते हैं और बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं। इस ग्रेडियंट में ये कंसंट्रेशन सोडियम पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंज आता है तो ही ये हमारे बॉडी में सिग्नल बनने लगते हैं। इस बेस पर ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया मैंने सोडियम और पोटेशियम आयन का। तो ये लिख लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ओके, तो यहां पर हम कंपाउंड्स ऑफ
सोडियम जो लेंगे तो इन कंपाउंड्स में फर्स्ट कंपाउंड है कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स लेने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl। इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और पहला है कास्टिक सोडा NaOH। इसकी प्रिपरेशन की 2 मेथड्स हैं मेन, एक होगी नेल्सन सेल प्रोसेस और एक है कास्टेनर केल्नेर मेथड। हम दोनों मेथड्स को देखते हैं। तो देखो, पहली मेथड है नेल्सन सेल प्रोसेस। अब देखो इसका डायग्राम और इसका मतलब नहीं, आपको केवल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें नेल्सन सेल में होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है नेल्सन सेल में और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, देखो जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na+ और Cl- और वाटर का H+ और क्या है OH-। ये 2 टाइप्स के प्लस आयन और 2 टाइप्स के माइनस आयंस होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स पर कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल थ्योरी पे डिपेंड करता है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम वो पहले डिस्चार्ज होगा, मींस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड में पहले पहुंच जाता है और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वो एनोड में पहले पहुंच जाता है। अब यहां पर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड में रिएक्शन होगी H+ प्लस इलेक्ट्रॉन H2। तो यहां मैंने लिखा है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H+ लोअर देन Na+। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, जबकि Na का कितना होता है बच्चों 2.7 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि पहले कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारा H+ आयन, और हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन। कहां मिलती है ये कैथोड में। और एनोड में जाए तो यहाँ पर Cl- आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है OH से, और ऐसे में ये पहले क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाता है। मींस अगर आप यहाँ पर जाएं तो इसका है -1.36 वोल्ट, OH का है -1.3 वोल्ट। तो ये क्लोराइड आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा कहाँ पर, एनोड में। तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड से क्या निकल जाती है, क्लोरीन। अब जो सॉल्यूशन बचा तो सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, देखो यहां से Cl हट गया, यहां से H+ हट गया, तो बचा क्या सॉल्यूशन में, Na+ और OH। इनके कॉम्बिनेशन से बन जाता है एक्वस NaOH। जब इस सॉल्यूशन को ड्राइनेस तक हीटेड किया जाता है तो NaOH के क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं और वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में रह जाती हैं। तो इस तरह से NaOH का प्रोडक्शन होता है किस मेथड से, नेल्सन सेल मेथड से। इलेक्ट्रोलिसिस होती है, सॉल्यूशन में बचा NaOH, बाकी क्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर हो गए। अब हम आ जाते हैं, दूसरा है कास्टेनर केल्नेर सेल मेथड। तो इसमें देखोगे आप कि जो ये सेल होगा इसमें 3 कंपार्टमेंट होंगे, 2 तो होंगे आउटर कंपार्टमेंट और एक होगा मिडिल कंपार्टमेंट। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ बता दूं कि जो आउटर कंपार्टमेंट होगा इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की ही इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो आउटर कंपार्टमेंट जो होगा वाहक कक्षक, वहां पर Hg का तो कैथोड होगा, ग्रेफाइट का एनोड होगा और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मींस ब्राइन इलेक्ट्रोलाइट होता है। समझ गए बच्चों कि जो आउटर कंपार्टमेंट है वहां पर Hg का कैथोड लगा होगा, ग्रेफाइट का एनोड और NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर ये बता दूं कि जो Hg कैथोड होता है इसकी सरफेस पर सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम हो जाता है। समझ गए ना। ऐसे में जहां हाइड्रोजन डिस्चार्ज होना था कैथोड में उसकी जगह पर क्या आ जाता है, सोडियम आयन। अब इसका रीजन क्या है ये बिल्कुल अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं, लेकिन यहां पर बस आपको यहां ध्यान रखना है कि आउटर कंपार्टमेंट में जहां Hg का कैथोड है उसमें सोडियम आयन डिस्चार्ज होता है, किसकी जगह, इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका रीजन पूछा जाता है, इसका रीजन है मरकरी की सरफेस पर सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम बनते ही मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है और अमलगम बना देता है। तो यहां पर मैंने ये लिखा कि एट Hg कैथोड डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सोडियम आयन इज लेस देन दैट ऑफ H+ आयन, then Na+ ions are discharged at Hg cathode and form amalgam।
with Hg and chloride oxidized at anode। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर Hg का कैथोड होगा जहाँ पर सोडियम आयन निक्षेपण होता है, यहाँ पर H प्लस की जगह सोडियम आयन, इसलिए क्योंकि Hg की सरफेस पर सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाता है और वहाँ पर वो डिस्चार्ज होकर क्या बना देता है, अमलगम, इसलिए ऐसा हुआ है। जबकि क्लोराइड कहाँ पर आता है, एनोड का। तो यहाँ तक आप लिखें। अब देखो बच्चों, यहां पर जो आउटर कंपार्टमेंट होता है वहां का इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, NaCl Na+ और Cl में चेंज हुआ, कैथोड में हो गई Na+ का रिडक्शन जो कि Hg में डिसॉल्व होकर और क्या बना देता है, अमलगम, और एनोड में तो ऑक्सीडेशन होगा और क्लोराइड आयन से क्लोरीन बनेगी। ये प्रोसेस तो हो गई आउटर कंपार्टमेंट में। अभी मैं डायग्राम से अच्छी तरह बता दूंगा। इनर कंपार्टमेंट में क्या होता है कि अब जो कैथोड मरकरी में अमलगम बना है वो जो सेल है वो रॉकिंग करता रहता है, हिलता रहता है। ऐसे में बना हुआ जो सोडियम अमलगम है वो इनर कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही जो मरकरी जो होता है अमलगम, वहां पर वो एक एनोड बन जाता है और उस सॉल्यूशन में इनर कंपार्टमेंट में आयरन की रॉड्स लगी होती हैं, वो कैथोड बन जाती हैं। तो यहां पर NaHg thus formed comes into the inner compartment due to rocking. Here sodium amalgam act as an anode and Fe cathode। समझ गए बच्चों, बाह्य कक्ष में बना हुआ NaHg आंतरिक कक्षक में आ जाता है। यहाँ पर NaHg एनोड होता है तथा Fe का क्या होता है, कैथोड। और ये रिएक्शन होती है इनर कंपार्टमेंट में। एनोड पर हो गया सोडियम अमलगम का ऑक्सीडेशन, Na+ बना, Hg बना, Hg तो रिड्यूस हो जाएगा दोबारा, इसका कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ। और जो कैथोड है वहां पर क्या होगा, वाटर का जो है रिडक्शन होगा, वो H- आयंस बनते हैं और Na+ और ये जो OH बने इनसे क्या बन गया, NaOH। लगभग 20% सॉल्यूशन में वो रहता है। यहाँ मतलब ये किस में रहेगा, सॉल्यूशन। बाद में सॉल्यूशन को इवेपोरेटेड करके हम और NaOH को क्या कर लेते हैं, बाहर करते हैं। पहले ये बनाए फिर मैं डायग्राम बता देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये है कैस्टनर कैल्नर सेल। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, आउटर कंपार्टमेंट। ओके, एक यहां पर है तो एक आउटर कंपार्टमेंट ये है, और ये है इनर कंपार्टमेंट। यहां पर भरा होता है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन जो काफी डाइल्यूट होता है। कैसा होता है, डाइल्यूट होगा। और यहां पर होता है NaCl। यहां पर क्या है, NaCl एक्वस, यहां पर भी NaCl एक्वस। तो जब यहां पर और यहां पर जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो एनोड में तो क्या रिएक्शन होती है बच्चों, Cl से Cl2-, और कैथोड में यहां पर जो Na+ आयन है ये यहां पर आ जाते हैं और Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन Hg तो क्या बन जाता है, NaHg। तो यहां पर NaHg कलेक्ट होता रहता है, यहां से क्लोरीन बाहर आ जाती है। जस्ट ऐसा ही रिएक्शन यहां चलेगा। अब ये जो है ट्रॉली की तरह हिलता रहता है, ऐसे में बना हुआ NaHg जो है यहां से कहां पहुंच गया, यहां पे। यहां का जो वर्क होता है, यहां पर NaHg का एनोड, मतलब यहां पर जो मरकरी भरी है वो तो क्या है, एनोड, और यहां पर ये आयरन की रॉड्स लगी हुई है, ये क्या है, कैथोड। तो यहां पर जो इनर कंपार्टमेंट है, समझ गए ना, इनर कंपार्टमेंट में आप देख रहे हैं Na का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, Na+ से और प्लस इलेक्ट्रॉन, और जो ये कहां पर रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन एट एनोड। और कैथोड में क्या रिएक्शन होगी बच्चों, कैथोड में यहां पर जो है H2O था, वाटर यहां पर है NaOH के साथ, और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देता है, 2OH, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और ये मिलकर क्या बना देते हैं, NaOH। तो यहां से H आया, यहां से बना Na+, यहां से बना OH-, दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ और लगभग कितना परसेंट पहुंच जाता है, 20% तक NaOH। बाद में से इवेपोरेटेड करके और NaOH को क्रिस्टलाइज्ड करके और हमें NaOH प्योर स्टेट में मिल जाता है। तो ये 2 मेथड्स हैं जो कि NaOH की प्रिपरेशन में यूज होती है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज सोपी टच। आप देखोगे जो NaOH होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टल होता है, छूने से अगर आप उन्हें टच करोगे तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल सोप जैसा होगा, चिकना सा। ओके,
तो सफेद क्रिस्टल को साबुन जैसा चिकना। डाइल्यूसेंट अत्यधिक आर्द्रताग्राही है, अगर आप खुला रख दो NaOH को तो थोड़ी देर में ही वो इतना एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर की, उसी में क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो डाइल्यूसेंट गैस होता है, ठीक है, डिल्यूसेंट। और हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जल में पूर्ण विलेय है, जल में क्या है, ये कंप्लीट सॉल्युबल होता है। समझ गए बच्चों, पानी में डालोगे और इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक नेचर का होता है। अब हम आ जाते हैं इसका बेसिक नेचर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, सबके साथ सॉल्ट बनता है। जैसे यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, हैलोजन एसिड, तो सोडियम हैलाइड बन गया। NaOH की वीक एसिड से रिएक्शन करा, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। अब देखोगे फिनॉल से भी रिएक्शन करता है, तो बहुत सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगी। ऐसे ही CO2 से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट ऑक्साइड है। ये क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड। ये भी क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड। तो H2O निकल गया और Na2SO3 बन जाएगा। रिएक्शन विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ जो ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक नेचर के, मींस वो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं NaOH की, ये इसके बेसिक नेचर की रिएक्शंस हैं। तो देखो यहाँ पर Al2O3 NaOH और H2O, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करता है। SnO के साथ NaOH की रिएक्शन होती है, तो Na2SnO2 बना, सोडियम स्टेनाइट। और जब SnO2 के साथ करेगा तो सोडियम स्टेनेट बनता है। तो ये दोनों, ऐसे ही लेड में ये दोनों जो है एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एक के साथ बनता है लेड प्लम्बाइट और एक बनता है लेड प्लम्बेट। ऐसे ही आप ZnO के साथ आ जाओ तो NaOH के साथ सोडियम जिंकेट बनता है। तो यहाँ पर ये बेस और यहाँ पर ये क्या है, एसिड। BeO के साथ आ जाओ तो NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम पेरिलेट बनाता है। तो ये सब यहाँ पर इनका आप देखोगे ये कैसा नेचर शो कर रहे हैं, एसिडिक नेचर। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है बच्चों, बेसिक नेचर। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद हैलोजेंस, तो हैलोजेंस में भी हम पढ़ेंगे रिएक्शन, यहाँ पर भी आती है। हैलोजन की NaOH से रिएक्शन डाइल्यूट से करते हैं, तो NaX प्लस NaOH प्लस H, सोडियम हाइपोहैलेट बनता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हैलोजन का ऑक्सीडेशन भी है, हैलोजन का रिडक्शन, यहाँ -1 और यहाँ पर है +1। ऐसे ही अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो NaX प्लस NaOX3, तो यहाँ +5 आ जाएगा, -1, तो सोडियम हैलेट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लोरीन की, तो सोडियम पर हाइपोक्लोरेट राइट बनेगा। और अगर हम यहाँ Cl2 ले लें तो सोडियम क्लोरेट बन जाएगा। अब हम कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, फास्फोरस, ये भी आप देखोगे रिएक्शन P ब्लॉक में आएगी। फॉस्फीन बनाने की मेथड है कि P4, ये भी एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर फास्फोरस का आप देखोगे +1 -3, इस तरह से ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। सिलिकॉन के साथ NaOH की रिएक्शन है तो सोडियम सिलिकेट बनता है। बोरॉन के साथ सोडियम बोरेट बनता है, तो ये इसके साथ है। मेटल्स में देखोगे तो ये ऐसी मेटल हैं जो कि NaOH से रिएक्शन करती हैं, तो NaOH से रिएक्शन में तो सोडियम जिंकेट बन गया। हाइड्रोजन, तो यहाँ पर NaOH हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिंक के साथ Sn के साथ सोडियम स्टेनाइट, लेड के साथ लेड प्लम्बाइट। तो इस तरह से ये NaOH की कुछ रिएक्शंस है। कुछ और हैं, हम उसको देखते हैं, पहले इसको नोट करते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बता दूं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, आप देखोगे कि जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, रेडिकल टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर NaOH का भी यूज होता है। जैसे निकल का कोई भी सॉल्ट है और उसमें NaOH मिलाते हैं तो निकल हाइड्रोक्साइड का ग्रीन प्रेसिपिटेट आ जाता है। जस्ट ऐसे ही Fe2+ और NaOH मिला दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेरस आयन है, फेरस हाइड्रोक्साइड, येलो से कलर का प्रेसिपिटेट आता है। Fe3+ और OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। Mn2+ और OH के साथ इस तरह से। कॉपर 2+ का कोई सॉल्ट लेंगे ब्लू कलर का, तो इस तरह से ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आता है। तो ये कुछ प्रेसिपिटेशन है जहां पर ये जो आयंस हैं उनको प्रेसिपिटेटेड कर देता है। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड है, समझ गए ना, हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, समझ गए ना, ये वाटर इनसॉल्युबल है, एक चीज। दूसरा है कुछ इंसॉल्युबल सॉल्ट को ये डिसॉल्व भी कर देता है।
जैसे एल्यूमिनियम में NaOH मिलाया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आएगा, उसमें आप एक्सेस में NaOH मिला दोगे तो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। रीजन है NaAlO2 का बनना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुछ जिंक के साथ भी ऐसा ही होता है, जिंक का प्रेसिपिटेट आता है व्हाइट कलर का, NaOH मिलाते रहोगे वो सॉल्युबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जिंकेट बन जाता है। Sn के साथ SnO2 का प्रेसिपिटेट आता है, आप उसमें एक्सेस में NaOH मिला दिया तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये तीन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना कि इसमें से NaOH की रिएक्शन एक्सेस में कराएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से कुछ ऐसे हैं जो NaOH के साथ अनस्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Ag+, Hg2+, आप इन NaOH मिलाओगे तो पहले PPT सा आएगा और बाद में वो इस तरह से ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप ये है उसमें आता है टॉलन रिएजेंट में, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ऐसी ही रिएक्शन होती है। तो इस तरह से ये अनस्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं। अब आता है लास्ट है कॉस्टिक नेचर, इसे कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो अगर ये स्किन में या टिश्यू में लग जाए तो ये पेस्टी मास में चेंज कर देता है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे घाव बन जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। NaOH breaks down the protein to skin, ठीक है, प्रोटीन ऑफ स्किन टू पेस्टी मास, टू अकाउंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। ऐसे ही आप देखो वो चूना अगर लंबे समय तक स्किन में लगा रहे तो घाव बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ होता है। समझ गए बच्चों कि त्वचा की प्रोटीन को गला देता है, इसी गुण के कारण से दाहक सोडा कहते हैं। यूजेस में आ जाओ तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप आप देखिए, सपोनिफिकेशन, सोडियम मेटल्स, पेपर, रेयन, डाइज, ड्रग्स, NaCl, NaOCl, NaNO3 इनकी प्रोडक्शन में यूज होता है। एक क्वेश्चन आता है NaNO3 को क्या बोलते हैं, तो ये है चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, इंडियन सॉल्ट पीटर या सॉल्ट पीटर। तो ये फॉर्मूले ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया NaOH। अगला जो हम लेंगे उसमें अभी हम और भी सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं उनकी डिस्कस करेंगे। आज मैं यहीं तक लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।